अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू नवाज़ यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी मेज़बान पलवशा सईद। ख्वाब से ताबी तक के इस सफ़र में आज हमारे साथ नवा के एक बहुत ही स्पेशल स्टार असदुल्ला मलिक मौजूद हैं, जिन्होंने CSS 2022 में नुमाया कामयाबी हासिल करते हुए पूरे पाकिस्तान में 80 पोजीशन हासिल की है। असदुल्ला पंजाब में सियालकोट से बिलोंग करते हैं और उन्होंने पंजाब में 54 पोजीशन हासिल की है और उनकी एलोकेशन पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट्स में हुई है। आइए असद से उनके कामयाबी के सफ़र के बारे में कुछ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम असद। वालेकुम सलाम मैम, थैंक यू। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जब आपका रिज़ल्ट आया CSS का और रिटर्न का आया, फिर बाद में आपकी एलोकेशन हो गई, तो आपकी फैमिली का और ख़ुद आपका रिएक्शन क्या था? मैम एक्चुअली मुझे अच्छी तरह याद है, रिज़ल्ट हमारा तकरीबन शाम को 4 बजे अनऑफिशियल सोर्सेज से आना शुरू हो गया था। ठीक है। सो आई वाज रियली वेरी वरीड कि पता नहीं मेरा क्या बनता। तो आफ्टर वाइल जब हमें पता चला कि हमारी एलोकेशन हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, सो आई वाज वेरी हैप्पी। सबसे पहले मैंने अपनी मदर को बताया, शी गॉट वेरी हैप्पी, उन्होंने बहुत सारी दुआएं दी। तो एक ओवरऑल बड़ी अच्छी फीलिंग आती है और वो इवन उसकी वाइब्स अभी भी मैं महसूस कर रहा हूँ। ठीक है। अब हमारे देखने वालों को थोड़ा अपना फैमिली बैकग्राउंड बताइए। बेसिकली मैं एक सियालकोट की एक छोटी सी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। ठीक है। मैं 4 सिबलिंग्स हैं हम लोग। मेरे फादर 2016 में अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। अच्छा। भाइयों में मैं सबसे बड़ा हूँ। छोटे भाई अपना बिज़नेस करते हैं और मेरी जो बड़ी सिस्टर हैं वो ऑलरेडी एज अ डॉक्टर सर्व कर रही हैं, एज वुमेन मेडिकल ऑफिसर इन माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट। ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट माई फैमिली मैम। ठीक है। असद अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताइए थोड़ा। मैंने अपनी इंटर सियालकोट से ही मुकम्मल किया। ठीक है। उसके बाद मैं UUT लाहौर में एज सिविल इंजीनियर मैंने अपना करियर स्टार्ट किया अपनी एजुकेशन का। देन आफ्टरवर्ड्स मैं 2015 में ऑन द बेस ऑफ माय एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो मेरी जॉब हो गई इन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। एंड मीनवाइल ड्यूरिंग द जॉब मैंने अपनी मास्टर्स मुकम्मल की इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, जो कि मेरी 2018 में मुकम्मल हुई। ठीक है। तो सिविल इंजीनियर थे और फिर बाद में आपकी एक लाइक गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में जॉब भी थी, तो एक अच्छी जॉब करते हुए भी और एक उस बैकग्राउंड के सिविल इंजीनियर भी थे, CSS का ख्याल कैसे आया कि अब CSS कर लेना चाहिए? फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे अपनी बैचलर्स तक आई हैव नो आइडिया कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है, कंपैरेटिव एग्ज़ाम्स भी कुछ होते हैं। लकीली मैंने अपने ये प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में अप्लाई किया और मेरी जॉब उधर हो गई। आफ्टरवर्ड्स मैंने थोड़ा सा पब्लिक सेक्टर का मुझे आइडिया हुआ कि पब्लिक सेक्टर कैसे काम करता है और इनकी हायरार्कीज़ क्या होती हैं। एंड देन आई गॉट टू नो कि यहाँ पर तो कंपैरेटिव एग्ज़ाम्स के थ्रू भी डायरेक्ट आया जा सकता है और बड़ी अच्छी आपको पोस्टिंग्स मिल सकती हैं और इवन आप लोगों की हेल्प आउट भी कर सकते हैं। एंड दैट वाज अ रियल इंस्पिरेशन फॉर मी, जो कि मुझे पब्लिक सर्विस में रहते हुए मिली। एंड देन आई गॉट स्टार्टेड माई प्रेपरेशन इन 2018 आफ्टर कंप्लीटिंग माई मास्टर्स। ठीक है। और एट द एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई लैंडेड हियर। माशाल्लाह। असद 2018 में आपने स्टार्ट की अपनी तैयारी, तो CSS की तैयारी का स्टार्ट कैसे लिया? मतलब खुद ही सेल्फ स्टडी से शुरुआत की या कोई एकेडमी वगैरह ज्वाइन की? एज आई वाज डूइंग माय प्रोफेशनल थिंग्स अलॉन्ग विद माय फैमिली मैटर्स, तो मेरे लिए स्पेशल टाइम निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। बिल्कुल। सबसे पहली पोस्टिंग मेरी नारवाल में रही। इट वाज अ बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट जस्ट अलॉन्ग द बॉर्डर, तो कोई स्पेशल सेटअप एकेडमी इस तरह का वहाँ पे कुछ भी नहीं था। फिर गुजरांवाला में मुझे पोस्टिंग मिली, तो उस दौरान मैंने ये प्लान किया कि मैं कुछ अभी स्टार्ट करूँगा अपनी स्टडी के हवाले से। मैंने इनफॉर्मल स्टडी से स्टार्ट किया, कुछ बुक्स ली, उससे स्टार्ट किया, करिकुलम को चेक किया और मैंने अपनी सब्जेक्ट सिलेक्शंस के बारे में ख़ुद से प्लान करना शुरू किया। ठीक है। इवन कुछ सब्जेक्ट्स मैंने चूज़ किए, लाइक फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल साइंस, जेंडर स्टडीज़, इवन 1-2 किताबें पढ़ी। एंड देन आई गॉट टू नो कि ये बड़े मेरे लिए मुश्किल होने वाले हैं क्योंकि मुझे इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ। एंड देन आई चेंज दोज बिफोर गोइंग टू अटेम्प्ट एनी पेपर्स। तो इस तरह से मैंने सेल्फ स्टडी, सेल्फ वैल्यूएशन से अपनी सब्जेक्ट सिलेक्शन फाइनल की। एंड देन आफ्टरवर्ड्स 2020 में मैं पहली अटेम्प्ट में गया। ठीक है। असद, आपने जो पास किया CSS और आपकी एलोकेशन हुई वो आपकी 3rd अटेम्प्ट में हुई। ठीक है। तो पहली 2 अटेम्प्ट्स आपकी 2020 और 2021 में रही। तो इन 2 अटेम्प्ट्स में और तीसरी अटेम्प्ट में आपने अपने ऑप्शनल्स चेंज किए थे या सेम ऑप्शनल्स थे? मैडम मैंने ऑप्शनल्स बिल्कुल चेंज नहीं किए। मेरे ऑप्शनल्स 2020 में भी इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल लॉ,
फिज़िक्स और यूएस हिस्ट्री थे, 2021 में भी यही थे और 2022 में भी यही थे। एंड इंटरेस्टिंगली मैंने तीनों अटेम्प्ट्स में ऑप्शनल्स अपने सारे पास किए हैं। मैं कभी भी फेल नहीं हुआ इनमें। 2020 में मैं जस्ट ऐसे में रहा, 2021 में जस्ट प्रेसी में मार खाई एंड अल्हम्दुलिल्लाह 2022 में एलोकेशन होगी। सो आई डिडंट फील एनी नीड टू चेंज माय ऑप्शंस, क्योंकि ऑप्शनल्स तो कभी आपके रहे नहीं और इसलिए आपने को चेंज नहीं किया। लेकिन आपके ऑप्शनल्स जो बड़े इंटरेस्टिंग और डिफरेंट हैं, लाइक लोग नॉर्मली 200 मार्क्स का सब्जेक्ट एक ही ऑप्ट करते हैं, लेकिन आपने 200 मार्क्स के 2 सब्जेक्ट ऑप्ट किए, एक इंटरनेशनल रिलेशंस भी और फिजिक्स भी, और बैकग्राउंड आपका सिविल इंजीनियरिंग का था। अब IR, फिजिक्स, यूएस हिस्ट्री और इंटरनेशनल लॉ ये आपके ऑप्शनल्स हैं, तो हमारे देखने वालों को ये बताएं कि आपने 200 मार्क्स के 2 सब्जेक्ट क्यों ऑप्ट कर लिए और फिजिक्स को क्यों ऑप्ट किया? ओके, आई वुड लाइक टू कन्वे दिस मैसेज इन अ वे कि इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल लॉ, यूएस हिस्ट्री, दीज आर द रूटीन थिंग्स जो कि सब लोग इस तरह की ये कॉम्बिनेशन लेते हैं। अब रिगार्डिंग फिजिक्स मैं इसमें ऐड कर चुका हूँ कि मैंने स्टार्ट में जेंडर स्टडीज़ लेने की कोशिश की, एनवायरमेंटल साइंस पढ़ा, वो मुझे बिल्कुल अपील नहीं किया। ठीक है। सो देन आई थॉट व्हाई नॉट टू गो फॉर फिजिक्स। मैंने उसका करिकुलम देखा, साइंसेज में वैसे ही अच्छा था, कुछ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, तो उस करिकुलम ने मुझे बहुत ज़्यादा अपील किया। देन आई स्टार्टेड रीडिंग सम बुक्स रिगार्डिंग फिजिक्स दैट रियली गॉट इंस्पायर्ड। वो मुझे बड़ा अच्छा महसूस हुआ कि ये तो चीज़ें बड़ी आसान है और मैं कर सकता हूँ। मैंने कुछ पास पेपर्स देखे, देन आफ्टरवर्ड्स आई फाइनलाइज कि मैं फिजिक्स में ही करने वाला हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह तीनों अटेम्प्ट्स में आई गॉट 120 प्लस। इस दफ़ा जस्ट बहुत मुश्किल पेपर था तो 115 आए, तो बाकी 2 अटेम्प्ट्स में बड़ा अच्छा स्कोर आया। ठीक है, स्कोर की बात हो रही है और आपने कहा कि साइंस में आप अच्छा रहे, तो आपका जनरल साइंस एंड एबिलिटी में भी 86 स्कोर है माशाल्लाह। आपने बहुत अच्छा स्कोर लिया हुआ है। तो अब हम आपके कंपल्सरी और ऑप्शनल्स के सब्जेक्ट्स को डिस्कस करेंगे और आपसे पूछेंगे कि आपने इतना अच्छा स्कोर इन सब्जेक्ट्स में कैसे ले लिया। जैसे जनरल साइंस एंड एबिलिटी में आपका 86 स्कोर है कंपल्सरी में, करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स में आपने अच्छा स्कोर लिया हुआ है, इस्लाम में आपने 52 है। पहले मुझे अपने कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के हवाले से अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बताएं कि आपने इन सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर कैसे किया। ओके, स्टार्टिंग विद ऐसे शुरू में 2020 में मैंने कोई फॉर्मल अकेडमी ज्वाइन नहीं की। ठीक है। और जस्ट टू गेज माई सेल्फ मैंने अटेम्प्ट की और आई थिंक मेरे 25 अराउंड मार्क्स आए। सो दिस सिंपली मेंट कि मुझे मेहनत की ज़रूरत है और एक प्रोफेशनल गाइडलाइन की ज़रूरत है। ठीक है। आफ्टरवर्ड्स मैंने कुछ अकेडमीज़ और कुछ वैल्यूएशंस करवाई, अपनी स्ट्रेटजी को चेंज किया। राइटिंग प्रैक्टिस इज़ द की, बहुत ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस की, टेक्निक को सीखा एंड आफ्टरवर्ड्स अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे क्लियर हो गया। रिगार्डिंग अदर सब्जेक्ट्स, प्रेसी भी ज़रा स्पेशल काइंड ऑफ स्ट्रेटजी मांगती है आपसे। आपको प्रेसी की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आपको ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करनी पड़ती है एंड अदर थिंग्स ऑब्जेक्टिव जो इसमें चीज़ें होती हैं। तो पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस और इस्लामियात, इनमें स्ट्रेटजी ऑलमोस्ट सेम रहती है क्योंकि आपके पास एक प्रॉपर सेट गाइडलाइन होती है, आपने बुक्स पढ़नी होती हैं और वो सिलेबस को कवर करना होता है। तो इसमें तो ज़्यादातर आपको मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। लेकिन एसए एंड प्रेसी में टेक्निक भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो कीपिंग बोथ थिंग्स साइमल्टेनियसली आप इनको एस कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा असद, जैसे आपने कहा कि राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने भी राइटिंग प्रैक्टिस एसए के हवाले से भी की, प्रेसी के हवाले से भी की, लेकिन आप साथ जॉब भी कर रहे थे, फिर फैमिली को भी टाइम देना है, आप माशाल्लाह से मैरिड भी हैं, तो कैसे डेली प्रैक्टिस करते थे? मतलब कोई स्ट्रैटेजी अपनी शेयर करें हमारे देखने वालों के साथ। ऑफिस में बैठ के डेली कोई ऐसे की आउटलाइन लिख लेते थे या घर पे आके कैसे मैनेज करते थे? इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो मैंने फॉलो नहीं किया और वो कर भी नहीं सकते जब आपकी फैमिली भी होती है और जब आपकी जॉब भी होती है, क्योंकि यू नेवर नो कि अनसर्टेन थिंग्स हैं और वो कब चेंज हो जाएंगी। बट द ओनली थिंग आई नो वो ये था कि मैंने दिन के कुछ घंटे डिसाइड किए होते थे कि मैंने 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे और इवन 8 घंटे ये मैंने इस दिन देना ही देना है अपनी स्टडीज़ को। सो वंस आई डिसाइड दैट, तो उसके बाद मैं वो प्लान फॉलो करता था। एक वीक का प्लान बना लेता था और मैं डिसाइड कर लेता था कि इस वीक में मैंने ये काम करना है। तो वो जो प्लान आप बनाते थे वो फॉलो कर लेते थे? नॉर्मली तो बच्चे स्टूडेंट्स जो है वो स्केड्यूल बनाते हैं लेकिन कभी फॉलो नहीं कर पाते उसको, टाइम टेबल फॉलो नहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। दिस सिंपली मींस कि वो स्केड्यूल जो है वो ओवर एम्बिशियस है। ठीक है। तो ओवर एम्बिशियस स्केड्यूल्स बिल्कुल नहीं बनाने। ठीक है। स्मॉल स्टेप्स लेने हैं, 1 स्टेप एट अ टाइम आप चलें और अचीवेबल टारगेट सेट करें और उसको आप लेके चलते जाएं, तो इट वुड हेल्प अ लॉट। ठीक है। तो आपने फिर डेली जो है अपना टाइम सेट किया होता था, उसमें आप अपनी जो है वो राइटिंग प्रैक्टिस भी कर लेते थे? और एग्जैक्टली ऐसा ही है। और इवन अगर वो कभी कभार लैग हो भी जाता था तो वो फिर वीकेंड्स पे हम उसे पूरा कर लेते थे। ठीक है। और कुछ दोस्त वगैरह बड़ी हेल्प आउट करते थे हमारी, और कभी कभार हम जब डिमोटिवेटेड होते थे तो वो दोस्त वगैरह हमें आके कहते थे कि भाई क्या कर रहे हो, आज मिलके पढ़ते हैं वगैरह वगैरह। सो कंपनी रियली मैटर्स, कंपनी भी मैटर करती है, आपके वेंटर्स मैटर करते हैं और आपकी खुद जो एक
विल होती है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सबसे इम्पोर्टेंट तो आपकी विल है ना, अगर आप में वही उसकी कमी हो तो फिर आप कंसिस्टेंट और उतने डेडिकेशन से नहीं कर पाते। अच्छा असद, आपके ऑप्शनल्स की जानिब आते हैं। आईआर में बहुत अच्छा स्कोर लिया हुआ है आपने 144, फिजिक्स में आपका 115 है, यूएस हिस्ट्री में 47 है, इंटरनेशनल लॉ में 59 है। अच्छा आईआर से हम स्टार्ट करते हैं। आईआर और फिजिक्स दोनों का बता दीजिए कि इन सब्जेक्ट्स को आपने कैसे प्रिपेयर किया। इन दोनों सब्जेक्ट्स के हवाले से कोई रिकमेंडेड बुक्स आप बताना चाहें, कोई सोर्सेज शेयर करना चाहें तो वो भी करते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस टू बी स्पेसिफिक वो एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, ठीक है। उसको आपने टेक्निकली हैंडल करना होता है। फॉर एग्जांपल पार्ट 1 की बात अगर की जाए तो ये प्योरली थ्योरेटिकल चीज़ें होती हैं। इसमें आपको थ्योरीज के हवाले से पता होना चाहिए, आपको थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको इनमें चेंज ओवर द पीरियड ऑफ एटलीस्ट 2 to 3 सेंचुरीज वो कैसे आया, इन सारी चीज़ों का थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। अब इनको आपने हैंडल कैसे करना है और कवर कैसे करना है, ऑब्वियसली देयर आर बुक्स, वो रिकमेंडेड बुक्स हैं और इवन एफपीएससी के सिलेबस में भी मेंशन है। सो आई वुड नॉट लाइक टू मेंशन एनी ऑफ सिंगल ऑफ दोज बुक्स, क्योंकि एक बुक से आप कभी भी पूरी कमांड हासिल नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आपको एक बुक से मिल रहे होते हैं, दूसरी बुक से नहीं मिल रहे होते। बिल्कुल। सो कॉम्बिनेशन ऑफ बुक्स, कॉम्बिनेशन ऑफ अदर नोट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ अदर मेंटर्स, ये सारी चीज़ें मिला के फिर अल्टीमेटली आप इस लेवल पे आ जाते हैं कि जी अब मैंने कॉम्प्रिहेंसिवली इस सिलेबस को मुकम्मल कर लिया है, सो आई कैन नॉट डील विद दैट। ठीक है। टॉकिंग अबाउट IR2, सो इट्स ऑल अबाउट करंट अफेयर्स। करना ये होता है कि आपने IR1 की पर्सपेक्टिव से, उस लेंस से आपने फिर करंट अफेयर्स को देखना होता है कि कैसे मामला चल रहे हैं। और आप रिसेंट पास्ट में अगर पेपर्स भी देखें तो IR2 के पेपर्स बिल्कुल ऐसे लगते हैं कि जैसे करंट अफेयर्स के पेपर हैं। ठीक है। एंड देयर इज अ प्रॉब्लम इन दैट, वो क्योंकि बच्चे उसको करंट अफेयर्स के लेंस से डील कर लेते हैं और फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है उनके लिए। तो आपने IR1 के लेंस से IR2 को देखना है। ठीक है। और इस स्ट्रेटजी को अगर लेकर कोई बच्चा चलेगा तो दिस वुड हेल्प हिम और हर। ठीक है। ओके, टॉकिंग अबाउट फिजिक्स, फिजिक्स अगेन प्योरली थ्योरेटिकल, प्लस उसका कोई अखबार में फिजिक्स की ऐड नहीं आती, कोई अखबार में आपको करंट अफेयर्स में फिजिक्स के बारे में नहीं पता चल रहा होता कि क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। ऐसा है। सो दिस मीन्स कि फिजिक्स एक बिल्कुल सेपरेट फील्ड है, वो आपको अखबार से नहीं मिलेगी, आपको करंट बुक से नहीं मिलेगी, आपको स्पेसिफिकली उस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। ठीक है। कुछ रिकमेंडेड बुक्स हैं, फॉर एग्जांपल हेलिडी रेजनिक की बुक है, आई वुड से इट इज़ अ बाइबल फॉर फिजिक्स। वो आप जिस बच्चे ने फिजिक्स करना है वो तो उसको रट ले पूरी तरह से। ठीक है। रटने का इन अ सेंस मतलब डजंट मीन क्रैम उसको करना है, लेकिन कंसेप्चुअली इतना मजबूत हो जाना चाहिए बच्चे को कि उसको एटलीस्ट बेसिक कंसेप्ट समझ आ जाए। ठीक है। आफ्टरवर्ड्स फिर फिजिक्स के अंदर कुछ स्पेशल चीज़ें हैं, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स है, उसके अलावा और इसकी ब्रांचेस हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स है, ये आपको एग्जैक्टली डिटेल में इस बुक से नहीं मिलेंगी। तो इसके लिए फिर स्पेशल रीडिंग्स आपको करनी पड़ती हैं और बुक्स लेनी पड़ती हैं। तो ऑल इन ऑल मेहनत और स्ट्रगल इज़ द की। जब आप वो कहते हैं कि जब प्यास लगी हो तो कुएं के पास जाना ही पड़ता है, तो आपको जब इल्म की प्यास होगी तो ऑटोमेटिकली आपके सोर्सेज खुल जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, आपने जो इंटरनेशनल लॉ ऑप्ट किया वो आपने IR से ओवरलैपिंग की वजह से उसको किया होगा, तो कितना हेल्प किया आपको इन दोनों सब्जेक्ट्स ने, इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल रिलेशंस ने, इन दोनों सब्जेक्ट्स ने जब आपने लिया तो क्या IR की जो लर्निंग थी उसने आपको इंटरनेशनल लॉ में भी हेल्प किया है? IR की लर्निंग इंटरनेशनल लॉ में हेल्प आउट करती है, ठीक है, बट ज़्यादा नहीं करती, बिकॉज अगर आप आइला के टॉपिक्स को अगेन इंटरनेशनल रिलेशंस की तरह से ट्रीट करेंगे तो फिर वो यू आर नॉट डूइंग जस्टिस विद देम, क्योंकि इट इज़ अ लीगल फील्ड और लीगल फील्ड को आपने थ्रू लॉ ही डील करना है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस इज़ अ पॉलिटिकल फील्ड, सो पॉलिटिकल फील्ड और लीगल फील्ड्स को हमने सेपरेट करना है यहाँ पे, नंबर 1। नंबर 2, आई लॉ हैज़ बीन अ लो स्कोरिंग सब्जेक्ट। पिछले पास्ट 2 to 3 ईयर्स से हम देख रहे हैं बड़ा लो स्कोर आ रहा है। इस दफ़ा बड़ा अच्छे स्कोर्स आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पेपर भी ईजी था, तो वो अल्लाह ताला ने करम किया, अल्लाह ताला ने हेल्प की, उस हवाले से बड़े अच्छे मार्क्स आ गए। आइला को प्रिपेयर करने के हवाले से अगर मैं बात करूं तो आपको अगेन उनकी कुछ बुक्स हैं, मेलकम शाह की बुक है एक, उसके अलावा इफ़ आई कैन रिकॉल J.G. स्टार्क की एक बुक है। ठीक है। ये 2 बुक्स तो बेस आपकी रिकमेंडेड बुक्स हैं, इनको तो आपने कवर करना ही करना है, प्लस उसके अलावा कुछ इंडियन ऑथर्स हैं उनको आप पढ़ सकते हैं। सो दिस ऑल मेक्स यू अ गुड कैंडिडेट इन इंटरनेशनल लॉ। ठीक है। अब कुछ काफ़ी ज़्यादा आपने जो है वो सोर्सेज वगैरह और बुक्स वगैरह का भी शेयर कर दिया है। असल मैं पूछना चाहूँगी आपकी पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से कि पेपर प्रेजेंटेशन कितनी इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए,
जैसे कहा जाता है कि फ्लो चार्ट्स, जैसे सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि फ्लो चार्ट्स भी आप बना रहे हैं, मैप्स वगैरह बना रहे हैं, आउटलाइन कैसे बनानी है, तो इस हवाले से थोड़ा एस्पायरेंट्स को आप क्या गाइड करना चाहेंगे? बिफोर गोइंग टू द प्रेजेंटेशन आई वुड टॉक अबाउट अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। पॉइंट इज, अक्सर कैंडिडेट्स ये गिला कर रहे होते हैं कि हमने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया था, मार्क्स नहीं आए। ठीक है। पॉइंट इज, अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन इज हाफ द आंसर। ठीक है। अगर आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे, जो मांगा गया वो दे ही नहीं रहे, सो नो मैटर व्हाट आप जितनी मर्जी अच्छी प्रेजेंटेशन दे दें, आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। ठीक है। सेकेंडरी थिंग इज द प्रेजेंटेशन। अगर आप एग्जैक्टली वही बात जो एग्जामिनर ने आपसे मांगी है वो बता रहे हैं, लेकिन एक अच्छे अंदाज में बता रहे हैं, और एक दूसरी तरफ एक और कैंडिडेट है जो बता तो वही रहा है लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, सो ऑब्वियसली आपको मार्क्स ज्यादा मिलने वाले हैं। सो दिस मीन्स के प्रेजेंटेशन प्लस टू बी स्पेसिफिक, टू बी प्रिसाइज, ये दोनों चीजें आपको साथ लेके चलनी पड़ती हैं। सिर्फ प्रेजेंटेशन पे फोकस कर लेना और बाकी कंटेंट को छोड़ देना, और इसी तरह से कंटेंट पे फोकस कर लेना, प्रेजेंटेशन को छोड़ देना, ये दोनों ही खतरनाक एरियाज हैं, इन दोनों में हमने नहीं जाना। अच्छा, जो क्वेश्चन के हवाले से आपने बात की है कि सबसे पहले क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग आप में होनी चाहिए, तो ये चीज़ भी तो प्रैक्टिस से ही आती होगी। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि जो पास्ट पेपर एनालिसिस है वो कितना इंपॉर्टेंट है, पास्ट पेपर में से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना कितना इंपॉर्टेंट है? It is very important to analyze at least past paper questions. I would not focus on attempting those, क्योंकि कभी कभार ऐसा हुआ भी है, बल्कि IR1 में मैंने देखा है कि कुछ questions directly उसी तरह से कॉपी पेस्ट आ जाते हैं। ठीक है। So you can attempt 1 or 2 questions in that sense, जो कि कभी कभार रिपीट हो रहे हैं, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि कॉपी पेस्ट क्वेश्चंस आ जाएं। So this means कि आपको एनालाइज करने की जरूरत है, आपको वो एरियाज पॉइंट आउट करने की जरूरत है कि जो ज्यादा फोकस हो रहे हैं, और उन एरियाज की कितनी डिटेल आपको चाहिए। सो दिस मीन्स के ब्रेड्थ एंड डेप्थ बोथ आर रिक्वायर्ड फॉर द एनालिसिस, और एनालिसिस करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपने किन एरियाज को सब्जेक्टिव के लिए तैयार करना है, किन एरियाज को ऑब्जेक्टिव पोर्शन के लिए तैयार करना है, एंड दिस इज द की बेसिकली। ठीक है। तो असर जो भी CSS हो या PMS का एक जर्नी है वो बड़ा लॉन्ग जर्नी है। ठीक है, बहुत कम हैं जो पहली अटैम्प्ट में पास कर पाते हैं, फिर सेकंड अटैम्प्ट देनी पड़ती है, फिर अगर सेकंड में भी आप नहीं कर पा रहे आपको थर्ड देनी पड़ रही है। ठीक है, चलें अगर आप पहली अटैम्प्ट में भी कर रहे हैं तो तैयारी शुरू करने से लेके एग्जाम तक, फिर उसका रिजल्ट आने तक एक बड़ा लंबा ड्यूरेशन है, और फिर अगर नहीं पास कर पाते तो सेकंड अटैम्प्ट की तैयारी भी करनी है। तो एक एस्पायरेंट अपने आप को कैसे कंसिस्टेंट रख सकता है, कैसे उसका मोटिवेशन लेवल बरकरार रह सकता है इस पूरे जर्नी में, इस बारे में आप क्या गाइड करेंगे? मैं हमेशा से कहता हूँ कि इट इज़ अ प्रोसेस। अगर इस प्रोसेस से इंसान को कुछ भी ना मिला एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है, नो रिग्रेट्स, बिकॉज अगर कुछ भी नहीं मिलता है तो एटलीस्ट आपको पेशेंस एंड डिसिप्लिन मिल जाएगा, एंड दीज टू ट्रेट्स विल मेक यू फ्लरिश इन योर लाइफ आफ्टर हेड, जो कि आपको आने वाली है और जो आप करने जा रहे हैं इसके बाद। सो दिस सिंपली मीन्स कि अगर आप ये दो एबिलिटीज़, ये दो क्वालिटीज़ अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं, जो कि पेशेंस की है और जो कि डिसिप्लिन की है, तो फिर यू आर गोइंग टू एस इट। अक्सर बच्चे कैंडिडेट्स ये बात कर रहे होते हैं कि मोटिवेशन, इंस्पिरेशन। पॉइंट इज, इफ यू आर नॉट मोटिवेटेड टुडे देन आज का दिन जाया। सो दिस मीन्स के मोटिवेशन से भी ज़्यादा ज़रूरी डिसिप्लिन है। अगर आप अपनी लाइफ को डिसिप्लिन कर लेते हैं, एक शेड्यूल बना के उस पर इम्प्लीमेंट करना आपको आ जाता है, सो दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डेवलप इन योरसेल्फ, और ये आपको कामयाब करने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करने वाला है। ठीक है। असद, रिटन के हवाले से हमने काफ़ी बातचीत कर ली, अब हम आपकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट और इंटरव्यू की जाने आते हैं। तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उसकी तैयारी कैसे की, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे बेहतर किया आपने? स्पेसिफिकली अगर हम साइकोलॉजिकल की बात करें तो ऑब्वियसली उसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक आपका जिसमें आपने रिटन कुछ चीज़ें करनी होती हैं, और एक आपका छोटा सा वर्बल पोर्शन होता है जिसमें आपकी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे एक्सटेम्परेरी स्पीच है और इस तरह की ग्रुप एक्टिविटीज़ हैं। सो टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट दैट पार्ट ऑफ द थिंग जो कि वर्बल होता है, जिसमें आपने बोलना होता है, दिस मीन्स कि आपकी वो पर्सनल एबिलिटीज़ को गेज कर रहे होते हैं। ठीक है। तो उसमें आपको नंबर 1 अपनी पर्सनैलिटी पे काम करने की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए ऑब्वियसली आप कुछ मेंटर्स की तरफ देखते हैं, कुछ प्लेटफॉर्म्स की तरफ देखते हैं जो कि आपको हेल्प आउट कर रहे होते हैं इस प्रोसेस में। सो दोज थिंग्स आर वेरी नेसेसरी। आपने अगर एक दफ़ा रिटन क्वालिफाई कर ली है तो स्पेशली इन पंजाब दिस मीन्स के बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो पंजाब में इस दफ़ा 140 प्लस बच्चे अनएलोकेटेड गए हैं। सो अगर तो पंजाब से हैं तो दिस मीन्स कि आपको उस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो दिस मीन्स पर्सनल एबिलिटीज़ पे काम करें, अपनी प्रेजेंटेशन पे काम करें, पर्सनल प्रेजेंटेशन पे काम करें,
स्पीकिंग स्किल्स पे काम करें। आप खुद से अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं। इवन अब तो अगर कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो आप यूट्यूब की कुछ चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो देयर आर मैनी थिंग्स, और उस पर काम करने की ज़रूरत पड़ती है इंसान को। और साइकोलॉजिकल असेसमेंट के हवाले से आपने बताया, इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा? इंटरव्यू के हवाले से कुछ अगर आप हमारे देखने वालों के साथ शेयर करना चाहें। इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा था मेरा, इन अ सेंस के जो चेयरमैन साहब थे वो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के एक दफ़ा सेक्रेटरी रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने मुझे वेलकम किया और मुझे खुद उन्होंने बताया कि जी मैं इसी डिपार्टमेंट में एज अ सेक्रेटरी काम कर चुका हूँ। सो एक बड़ा फ्रेंडली सा माहौल बन गया स्टार्ट में, उसने मुझे बड़ा हेल्प आउट किया। उसके बाद कुछ फिज़िक्स रिलेटेड बड़े टफ क्वेश्चंस चेयरमैन साहब ने किए, और ऑब्वियसली एक दो क्वेश्चन मैंने ड्रॉप किया, बट पॉइंट इज़ के ड्रॉपिंग द क्वेश्चन इज़ नॉट अ बैड थिंग, एंड इवन टेकिंग ऑल द क्वेश्चंस इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो आपने अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है, आपने कैसे क्वेश्चन को आंसर करना है और कैसे क्वेश्चन को ड्रॉप करना है, दिस इज़ द थिंग दैट रियली मैटर्स। तो इस पे काम करने की ज़रूरत होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अच्छा गया और अल्हम्दुलिल्लाह एलोकेट हो गया, सो दिस मीन्स कि इट वाज गुड। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। असद, नोआ आपने कब ज्वाइन की? नोआ के साथ आपका ताल्लुक़ कब बना और आपको इस पूरे जर्नी में नोआ से लर्निंग ने कितना हेल्प किया है? मैं थ्रू आउट माई रिटन प्रेपरेशन किसी भी एकेडमी के साथ कोई ज़्यादा फॉर्मली अटैच नहीं रहा। ठीक है। ऑनलाइन सेशंस एक दो एकेडमी के मैंने लिए, अपनी वैल्यूएशंस करवाई। सो नोवा इज़ ऑल्सो इन द सेम कैटेगरी, मैं इससे फॉर्मली अटैच नहीं रहा। लेकिन वंस आई क्वालिफाइड द रिटन पार्ट, तो देन आई गॉट टू फील कि अब मुझे अपनी इंटरव्यू की तैयारी के लिए कुछ करना चाहिए। तो मैंने नोवा के इंटरव्यू सेशन ज्वाइन किया, उसके मैंने मॉक्स दिए। स्पेशली जो पैनल मॉक होते हैं उसने मुझे बड़ा हेल्प आउट किया, उन्होंने वीक पॉइंट्स मेरे मुझे बताए, मैंने उन पर काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं उन्हीं की वजह से इस काबिल हूँ कि मैं यहाँ पे बैठ के बोल रहा हूँ। सो दिस मीन्स के ये बड़ा ज़रूरी होता है, आपको पता चल जाता है, एक मिरर आपके सामने आ जाता है, तो वो मिरर आपके लिए आपको बड़ा क्लियरली बता देता है कि ये आप में कमियाँ हैं और ये आप में पॉजिटिव चीज़ें हैं, तो जिस पे आपने काम करना। ठीक है। असद, इंटरव्यू के एंड पे मैं ये चाहूँगी कि जो भी एस्पायरेंट्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं CSS की, आप उनको कोई मैसेज देना चाहें, अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के हवाले से कुछ बताना चाहें तो प्लीज़। अच्छा, मेरा सिर्फ उन तमाम लोगों के लिए जो ये तैयारी शैरी कर रहे हैं और इस प्रोसेस में हैं, उनके लिए यही मैसेज होगा कि सबसे पहले आप लोगों ने अपनी जो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी है वो डेवलप कर लेनी है। रिसोर्सेज, कंटेंट एंड ऑल दैट थिंग्स वो सेकेंडरी चीज़ें होती हैं। अपनी स्ट्रेटजी डेवलप करें कि आप कौन से सब्जेक्ट्स लेने जा रहे हैं, उनमें आप तैयारी कैसे करने जा रहे हैं, अपनी शेड्यूल कैसे बनाएंगे, डिसिप्लिन को कैसे मेंटेन करेंगे, डेली की जो आपने टारगेट सेट्स किए हुए हैं, जो वीकली टारगेट सेट किए हुए हैं, उनको अचीव कैसे करेंगे। और अगर आपको लग रहा है कि आप एक महीने में जो कुछ आपने डिसाइड किया था वो कर रहे हैं, सो दिस मीन्स कि आप एनुअली भी वही काम रेप्लिकेट करें और अल्टीमेटली आपको बड़े अच्छे नताइज इंशाल्लाह मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच असद, बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम। जी व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद थे असदुल्लाह मलिक, जिन्होंने CSS 2022 में नुमायां कामयाबी हासिल करते हुए पूरे पाकिस्तान में 80 पोजीशन हासिल की है और उनकी एलोकेशन पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट्स में हुई है। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सक्सेस स्टोरीज। अल्लाह हाफिज़।